हेलो दोस्तों, आज हम एमपीटेट वर्ग 3 में पौधों के भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में मुख्यतः दो प्रमुख तंत्र पाए जाते हैं, जड़ तंत्र एवं प्रोहोतंत्र। जड़ तंत्र मतलब रूट सिस्टम। जड़ तंत्र पौधों की भूमिगत संरचना है। जड़ तंत्र पौधों की भूमिगत संरचना है जो उनकी स्थिरता, पोषक तत्वों और पानी के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके मुख्य प्रकार होते हैं। जो जड़ होती है ये भूमि की संरचना है, उनकी स्थिरता और पोषक तत्वों को और पानी के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होती है। और इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो मुख्य जड़ तंत्र, संवहन जड़ तंत्र। तो मुख्य जड़ तंत्र में एक प्रमुख जड़ होती है जो जमीन के अंदर अत्यधिक गहराई में होती है, जो सहायक जड़ें अपने चारों ओर फैली रहती है। उदाहरण सरसों के पौधे में, नीम के पेड़ में, आम के पेड़ में, बबूल के पेड़ में। एक जड़ होती है जो जमीन के अत्यधिक गहराई तक जाती है और आसपास छोटी छोटी सहायक जड़ें होती है जो चारों ओर फैली रहती है। तो ये वो पौधे हैं जिसमें मुख्य जड़ पाई जाती है। उसके बाद संवहन जड़ तंत्र, इसमें जड़ें पौधे के अन्य भागों से उत्पन्न होती है, जैसे तने या पत्तियों से। इसमें प्राथमिक या द्वितीयक जड़ें नहीं होती है। इस तंत्र के अंतर्गत जड़ें पौधों के गुच्छे के रूप में तने के आधार पर आधार भाग से निकलती है, जैसे घास, मक्का, गेहूँ आदि। इनमें जड़ें नहीं पाई जाती, ये पौधों के आधार भाग से निकलती है। तो जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मुख्य जड़ तंत्र, संवहन जड़ तंत्र। मुख्य जड़ तंत्र सरसों, नीम, आम एवं बबूल आदि में पाई जाती है, और संवहन जड़ तंत्र घास, मक्का, गेहूँ आदि में पाई जाती है। और जड़ों के क्या कार्य क्या क्या है? तो जड़ मिट्टी को पोषण और अवशोषण। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करती है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज लवण अवशोषित करती, जो पौधे को आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं। और स्थिरता के, जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर बनाए रखती है, जिससे पौधा ऊर्ध्वाधर स्थिति में खड़ा रहता है। भंडारण, कुछ जड़ों में पौधों के लिए ऊर्जा स्रोत का संग्रहण होता है, जिसे पौधे बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। पौधों की विभिन्न भाग देखेंगे अब अपन। तो ये मूल गोप है, मूल जड़ है, जिसे अपन जड़ तंत्र में पढ़ चुके हैं। ये द्वितीयक मूल है, जो मूल जड़ के पास जो जड़ रहती है उसे बोलते हैं द्वितीयक मूल, और जो ये रहती है इसे बोलते हैं प्राथमिक मूल। और ये तना, पर्व मतलब जहाँ से दूसरी तने से दूसरी डाल जो निकलती है उसे बोलते हैं पर्व। और ये पुष्प है, ये पर्व संधि, फल, और ये पत्ती। तो ये पौधे की संरचना देखी हमने। उसके बाद पौधों के विभिन्न भाग के बारे में पढ़ेंगे। विकास और वृद्धि। जड़ें पौधे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वे पौधे को आवश्यक खनिज और जल प्रदान करती है। उसके बाद वायु विनिमय। कुछ पौधों की जड़ें मिट्टी के भीतर वायु विनिमय में सहायक होती है, विशेषकर जलमग्न क्षेत्रों में। इन कार्यों के माध्यम से जड़ें पौधे के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो पौधों की ये भाग पढ़े हमने, और उसमें जड़ें कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की जड़ें पाई जाती, एक मुख्य जड़ और एक संवहन जड़। और जड़ों के कार्य है, ये पोषण अवशोषण प्रदान करती है, पौधे को स्थिरता बनाए रखती है, पौधे को खड़ा रखने के लिए उसकी सहायता करती है। भंडारण मतलब ये पौधों में संग्रहण का कार्य करती है, विकास और वृद्धि में सहायक होती है। वायु विनिमय का मतलब जड़ें मिट्टी के भीतर वायु विनिमय में सहायक होती है। और जलमग्न क्षेत्रों, इन कार्यों के माध्यम से जड़ें पौधे के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रवाह तंत्र पढ़ेंगे। प्रवाह तंत्र जमीन के ऊपर की ओर निकला भाग प्रवाह
प्ररोह कहलाता है। इसमें तना, फल, फूल, पत्ते आदि विकसित होते हैं। यह सदैव प्रकाश की दिशा में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जहाँ से पौधा तना स्टार्ट होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है उसे बोलेंगे प्रवाह तंत्र। तने की तना पौधों में तना वह प्रमुख संरचनात्मक भाग होता है जो पेड़ की ऊंचाई को बढ़ाता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल और फलों को आश्रय देता है। तने का कार्य क्या है? पौधों की संरचनात्मक भाग होता है जो की ऊंचाई को बढ़ाता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल और फलों को आश्रय देता है। तने की मुख्य भूमिका क्या है? तो पत्ती की संरचना समझेंगे हम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ से नीचे से जो ये शाखा है, मतलब पौधों की डाल है, और ये इसका पर्णाधार है जहाँ से पत्ती निकली, इसे बोलेंगे पर्णाधार। और ये पत्ती के पास जो भाग है इसको बोलेंगे अनुपर्ण। और उसके बाद ये जो पत्ती और शाखा के बीच जो डंडी है इसे बोलेंगे पर्णवृंत। और ये बीच में जो पतली पतली रेखाएं होती है इसे बोले शिराएं। और ये शिरिकाएं, और ये ऊपरी सिरा, और ये मध्य सिरा। तो ये इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर्णवृत्त किसे कहते हैं, पर्णाधार किसे कहते हैं, शिराएं किसे कहते हैं, शिरिकाएं। इन सबके भी कार्य है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पत्ती की संरचना है। आप चाहो तो पत्ती की संरचना अपनी कॉपी में बना के ये सारे नाम लिख सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। उसके बाद पत्ती की संरचना देखते हैं। ये स्थिरता है इसकी, कि तना पौधे की स्थिरता प्रदान करता है और इसे ऊंचाई पर रखता है जिससे पत्तियां और फूल सूरज की रोशनी का अधिकतम उपयोग कर सके। पोषण और जल परिवहन। तने में जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतकों के माध्यम से जल, खनिज और पोषक तत्वों का परिवहन होता है। जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। तो पोषण और जल परिवहन में जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। जो जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है, और फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि जाइलम का क्या कार्य है। तो जाइलम जल खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए इसमें से। और फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। ये IMP है, इसमें आप कृपया कर इसे नोट कर लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। अवशोषण। तने की ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में जो देखे जाते हैं उन्हें बोलते हैं तने की ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं जो वायुमंडल से वाष्प के अवशोषण में मदद करते हैं। तना जो रहता है उसके ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं जो वायुमंडल से वाष्प के अवशोषण में मदद करते हैं। उसके बाद भंडारण। तो भंडारण में अनेक पौधे के तने में पोषक तत्वों का भंडारण होता है जो वृद्धि में सहायक होता है। इसके बाद इस प्रकार तना एक महत्वपूर्ण अंग है। तना पेड़ पौधों में एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेड़ के विकास और जीवन के लिए आवश्यक होता है। पौधों में प्रमुख 3 प्रकार के तने पाए जाते हैं। तो पौधों में 3 प्रकार के कौन कौन से तने पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, भूमिगत रूपांतरित तना। तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है, तो वो भूमिगत तना किसे कहते हैं? जो भूमि के अंदर पाया जाता है उसे बोलेंगे भूमिगत तना। और कुछ पौधों के भूमिगत तने भोजन संग्रहण के कारण मोटे एवं मांसल हो जाते हैं। भूमिगत तनों में पर्व, शल्क पत्र एवं कलिकाएं पाई जाती है।
उसके बाद अर्धवायवी रूपांतरित तना। अर्धवायवी रूपांतरित तना कुछ पौधों के तने जो पृथ्वी की सतह के ऊपर वायु में एवं आंशिक रूप से मिट्टी के नीचे वृद्धि करते हैं, अर्धवायवी रूपांतरित तने कहलाते हैं। इन पौधों के तने कमजोर और मुलायम होते हैं। इस प्रकार के तने कायिक अथवा वृद्धि प्रजनन द्वारा नए पौधों का निर्माण करते हैं, जिन्हें विसर्पी कहा जाता है। इनके पर्वों में अपस्थानिक जड़ें निकलकर मिट्टी में चली जाती है। पर्वों के नष्ट होने के बाद ही इन जड़ों में नए पौधे का निर्माण होता है। वायवी रूपांतरित तना ऐसे तने जो पूर्ण रूप से भूमि के ऊपर पाए और वायु में उपस्थित होते हैं, वायुमंडलीय तने कहलाते हैं। इन तनों में पर्व संधि या पुष्प, फल, कलिकाएं, पत्तियां आदि सभी पाए जाते हैं। ये तने विभिन्न कार्यों हेतु रूपांतरित होते हैं। तो हमने भूमिगत रूपांतरित तना पढ़ा, अर्धवायवी तना पढ़ा, उसके बाद वायवी रूपांतरित तना पढ़ा, उसके बाद पत्ती पढ़ेंगे। पत्ती के कार्य, पत्ती की संरचना तो देख ही ली हमने। उसके बाद पत्ती पढ़ेंगे। पत्तियां तने या तथा शाखाओं के पर्वों से उत्पन्न चपटी, पतली एवं हरी पार्श्वी संरचना होती है। पत्तियां रोहों के शीर्षस्थ विभोज्यतक ऊतक से निकलती है। ये पौधों का महत्वपूर्ण कायिक अंग होती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। भोजन का निर्माण कौन करती है? तो पत्तियां। तने अथवा शाखाओं पत्तियों के विन्यास को पर्ण विन्यास कहते हैं। अब पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के विन्यास को पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्णाधार किसे कहते हैं? अभी पढ़ा हमने पर्णाधार, उसमें पत्ती की संरचना में देखा था कि पर्णाधार, तो पर्णाधार पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वह तने व शाखा से जुड़ी होती। जो तना रहता है और शाखा रहती है उससे जुड़ी रहती है, उस जगह को बोलते हैं पर्णाधार। यह पत्तियों का सबसे निचला भाग होता है। इसके आधार पर एक या दो छोटी पत्तियों के समान प्रवर्ध निकले होते हैं, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। ये छोटे छोटे मतलब पत्ती जो जहाँ वो शाखा से जुड़ी रहती है पत्ती, वहाँ पे छोटे छोटे पर्वत निकले होते हैं, उन्हें बोलते हैं अनुपर्ण। उसके बाद पर्णव्रत किसे बोलते हैं? तो पत्तियों का जो एवं डंठल नुमा भाग जो पर्णफलक को तने से जोड़ता है, पर्णव्रंत कहलाता है। यह पर्णफलक को सूर्य का पर्याप्त प्रकाश ग्रहण करने के लिए व्यवस्थित करता है। तीसरा, पर्णफलक पत्ती का हरा रंग, चपटा एवं विस्तृत भाग, इसे पर्णफलक या स्तरिका कहते हैं। पत्ती का चपटा भाग जिसे पर्णफलक या स्तरिका कहा जाता है। पर्णफलक के मध्य में पर्णफलक पत्ती का हरा चपटा विस्तृत भाग पर्णफलक या स्तरिका कहलाता है। पर्णफलक के मध्य मौजूद धाग्यानुमा संरचना से मध्य शिरा निकलती है एवं पत्तियों के फलक पर शिराओं तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। अब पत्तियों के ये भाग पड़े। पर्णाधार जहाँ पत्ती और पत्तियों शाखा से जुड़ी होती है, उस जगह को बोलते हैं पर्णाधार। पर्णव्रंत जो पत्तियों शाखा के बीच में छोटे छोटे पर्वध निकलते हैं, उन्हें बोले पर्णव्रत। पर्णफलक पत्ती का हरा चपटा भाग जिसे पर्णफलक या स्तरिका कहा जाता है। पत्तियों के कार्य क्या क्या है? तो पत्तियों के कार्य, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पत्तियों द्वारा पूर्ण होता है। पत्तियां रंध्रों की सहायता से श्वसन वाष्पोर्जन करती है। पत्तियां रंध्रों की सहायता, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र बोला जाता है, जो वहां से वो सांस लेती है और वाष्पोर्जन करती है। तथा गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों की सहायता से होता है। गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों से होता है। कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन एवं परागकण में सहायक होती है। पत्तियां सहायक एवं अक्षीय कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है एवं कांटों से रूपांतरित होकर पौधों की सुरक्षा। कुछ पत्तियां प्रतान में रूपांतरित होकर आरोह में मदद करती है। कीटभक्षी पौधों की जड़ें घड़े ब्लेडर में परिवर्तित होकर कीटों का शिकार करती है। तो पत्तियों के कार्य एक बार और अपन देख लेते हैं कि ये रंध्रों की सहायता से श्वसन वाष्पोर्जन करती है, यह गैसों का आदान प्रदान करती है, और उसके बाद
कुछ पत्तियां वृद्धि, प्रजनन, परागकण में सहायक होती है। यह अक्षीय कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कांटों से रूपांतरित होकर पौधों की सुरक्षा करती है और आरोहण में मदद करती है। पत्तियां प्रतान में रूपांतरित होकर आरोहण में मदद। कीटभक्षी पौधों की पत्तियों घड़े ब्लेडर की में परिवर्तित होकर कीटों का शिकार करती है। पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। अब पत्ती के बारे में पढ़ लिया, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प पौधों का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो क्योंकि यह प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसी के माध्यम से फल तथा बीज बनते हैं और बीज आगे चलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो पुष्प की संरचना अधिकांश पौधों में पुष्प के प्रमुख रूप के से 4 भाग होते हैं, जिन्हें बाह्य दलपुंज और दलपुंज, सहायक अंग और पुमंग एवं जायांग प्रजनन अंग कहलाते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, सहायक अंग, पुमंग एवं जायांग प्रजनन अंग। तो आप पुष्प की संरचना नोट करके उसमें अंडरलाइन करके आप भाग लिख सकते हैं कि ये 4 भाग होते हैं। आप इसको नोट कीजिए, आपके एग्जाम्स के पॉइंट से IMP है। आपको थ्योरी तो मैं पढ़ रही हूँ, आपको उसमें से कुछ अलग ही उठा के दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ ले लीजिए, उसको नोट करें अपनी कॉपी में, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो आपको EVS में कोई भी दूसरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूरी बुक्स पढ़वाऊँगी आपको और उसमें से IMP टॉपिक भी बताऊँगी कि आप ये नोट कीजिए। ये आपको पढ़ने में मतलब आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। पुष्प की संरचना देख सकते हैं आप। पुष्प की संरचना अपनी कॉपी में बना लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनती बना लीजिए, लेकिन उससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि तो ये पुष्प की संरचना है, ये पुष्पवृंत है, ये जो भाग दिख रहा पुष्पवृंत है, और ये बाह्य दल है। इसके बाद ये बीच में है, इसके अंडाशय है। ये पतली सी बीज पुष्प के बीच में जो नली आकार की है, इसे बोलेंगे वर्तिका। और वर्तिका के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को वर्तिकाग्र बोलेंगे। और वर्तिकाग्र और अंडाशय, इन दोनों को हम स्त्री केसर बोलेंगे। उसके बाद इधर देखो तो ये रिसेप्टेकल, ये बीजाणु, ये दल, ये पुतंतु, ये जो पुष्प में छोटे छोटे फूल के पास फूल के अंदर जो निकलते हैं उन्हें बोलेंगे पुतंतु। परागकोश, ये पुंकेसर, परागकोश, और ये परागनली। तो आप अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए और ये नाम नोट कर लीजिए, तो आपको उसको याद करने में आसानी होगी। और अगर आप चाहो तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपको अलग से कॉपी में बना के बताऊंगी और ये नाम दर्शा के बताऊंगी, तो साथ में आप भी बना लीजिएगा। तो नंबर 1, बाह्य दलपुंज, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, जिसे प्राथमिक चक्र, जो पंखुड़ियां अथवा दलपुंज के नीचे हरे रंग का होता है, ये बाह्य दलपुंज कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य दलपुंज की रक्षा करना। इसमें एक से अधिक बाह्य दल पाए जाते हैं। पुष्प की रक्षा कौन करता है? तो बाह्य दलपुंज। दलपुंज पुष्प के अंदर पुष्प का यह दूसरा भाग है, दूसरा चक्र होता है। इसका अंतर्गत रंगीन एवं चमकीली पत्तियां होती है, जो कीटों, पक्षियों, मधुमक्खियों को परागकण हेतु आकर्षित करती है। यह पुष्प की जननांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत एक से अधिक दल पाए जाते हैं। पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर यह पुष्प का तीसरा भाग है, तीसरा चक्र है, जिसका निर्माण एक या एक से अधिक पुंकेसर से होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसके भी 2 भाग हैं, परागकोश और पुंततु। तो बाह्य दलपुंज जो पुष्प की रक्षा करता है उसे बोलेंगे बाह्य दलपुंज। दलपुंज जो पुष्प के अंदर पुष्प का या द्वितीयक, इसके अंतर्गत रंगीन एवं चमकीली पत्तियां होती है, जो कीटों, पक्षियों, मधुमक्खियों को परागकण हेतु आकर्षित करती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कीटों, पक्षियों
और मधुमक्खियों को परागकण हेतु कौन आकर्षित करता है? तो ये है दलपुंज। दलपुंज के अंदर, इसके अंदर रंगीन एवं चमकीली पत्तियां पाई जाती है जो कीटों, पक्षियों, मधुमक्खियों को परागकण हेतु आकर्षित करती है और ये जननांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? दलपुंज। उसके बाद पुंकेसर। पुंकेसर तीसरा भाग है, तीसरा भाग, और जिसका निर्माण एक या एक से अधिक पुंकेसर से होता है। यह पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है, होता है। इसके निम्नलिखित दो भाग है। परागकोश, यह पीले रंग की थैली के समान संरचना होती है, प्राय द्विपालिक होता है, जिसमें दोनों पालों में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। इन कोष्ठकों को परागपुट कहते हैं। इन परागपुट को असंख्य सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है जिन्हें परागकण कहते हैं। परागकोश, यह पीले रंग की थैली के समान संरचना होती है, प्राय द्विपालिक होता है और इसके 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठकों को परागपुट, इन परागपुटों में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिन्हें परागकण कहते हैं। परागपुट में असंख्य रचनाएं होती है जिसे परागकण कहते हैं। पुंतुतु पढ़ेंगे। पहले परागकोश पढ़ा। ये दोनों पुंकेसर, ये दोनों भाग है किसके है? पुंकेसर के है। पुंततु, यह एक डंठल-नुमा संरचना है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ने के अतिरिक्त इसे सहारा प्रदान करती है। जायांग या स्त्री केसर, यह पुष्प का चौथा चक्र जो पुष्प के केंद्र में पाया जाता है। इसका निर्माण एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर से होता है। यह पुष्प के मादा जननांग होता है। इसके निम्नलिखित 3 भाग है ना। जायांग या स्त्री केसर पुष्प का चौथा भाग है। यह पुष्प के केंद्र में पाया जाता है। इसका निर्माण एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर से होता है और यह मादा जननांग है। स्त्री केसर इसीलिए बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो अंडाशय, यह जायांग का सबसे निचला भाग है। चौड़ा एवं फूला हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड या बीजाणु अथवा डिंब पाए जाते हैं। यह नली वाहिका प्रजनन ग्रंथि होती है और ये नली वाहिनी जो ग्रंथि होती है प्रजनन ग्रंथि कहते हैं इसको। अंडाशय में ये बीज में से ही बीज का निर्माण होता है। वृत्तिका, यह अंडाशय के शीर्ष पर स्थित लंबी एवं नली के आकार की संरचना होती है जो वृत्तिकाग्र को अंडाशय में जोड़ती है। और वृत्तिकाग्र, यह जायांग की सबसे ऊपरी चिपचिपी संरचना होती है। परागकण के दौरान पराग वृत्तिकाग्र पहुँचते जहाँ से पराग नली के माध्यम से अंडाशय में प्रवेश करता है। तो आप एक बार इसको देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें। ये बाह्य दल के बारे में पढ़ा, ये पुष्प की रक्षा करता है, पुष्प व्रंत है, और ये अंडाशय है इसका जो भी पढ़ा। स्त्री केसर भी बोलते इसको। अंडाशय, ये मादा जननांग है। ये वर्तिकाग्र है जो शीर्ष पर स्थित लंबी एवं नली के आकार की संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम करती है। और वर्तिकाग्र ये यहाँ पे है, ये यहाँ, ये एक चिपचिपी संरचना होती है। फल के बारे में पढ़ेंगे। फलों का निर्माण कैसे होता है? तो फलों का निर्माण अंडाशय में मृदु तक उत्पन्न होता है। अंडाशय में मृदु तक उत्पन्न होता है। इन कोशिकाओं में अम्ल, शर्करा एवं कुल स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति का सबसे बाहरी भाग फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा आंतरिक स्तर पर अंतफल भित्ति कहलाती है। फलों के निर्माण के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फल सत्य फल होता है और एक असत्य फल होता है। यदि फल का निर्माण केवल अंडाशय में होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जिससे मटर, आम, केला। और असत्य फल, कुछ फलों के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, दलपुंज आदि भी भाग लेते हैं।
तो ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेम, कटहल, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि सत्य और असत्य फल किसे कहते हैं। तो सत्य में मटर, आम, केला, टमाटर, असत्य में कटहल, शहतूत, स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर। अनिषेचन फल कैसे होते हैं। तो कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं, ऐसे फलों को अनिषेचन फल कहते हैं। इनमें बीजों का अभाव होता है, जैसे सेब, नीम, अंगूर, अनानास, बीज रहित केला। इसमें नंबर 1 सरल या एकल फल। जब किसी पुष्प के अंडाशय में केवल एक फल लगता है तो उसे सरल या एकल फल कहते हैं, जैसे आम, नींबू, सेम, सरसों। पुंज फल या समूह फल, ये फल लघु फलों के समूह होते हैं जो बहुअंडपीय अंडाशय, विक्युक्ता अंडाशय से बनते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, शरीफा। संग्रथित या मिश्रित फल, ये फल संपूर्ण पुष्प क्रम में विकसित होकर बनते हैं। ये कूट फल होते हैं, जैसे कटहल, बरगद, शहतूत, अंजीर। फलों के क्या क्या कार्य है। तो फल जीव जंतु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसे फल के साथ साथ उनके बीज भी दूर दूर तक फैल जाते हैं। फल का मुख्य कार्य है बीजों को सुरक्षा प्रदान करना। फलों में मिठास या रंग भी होता है जो जीवों को आकर्षित करता है और बीजों के फैलाव में योगदान करता है। फल बीजों को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अपने पास संग्रहित करता है। इसके बाद पौधों में पोषण विधियाँ। तो पौधों में पोषण विधियाँ कितने प्रकार की होती है। तो स्वपोषी पोषण विधि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु अपने भोजन का उत्पादन खुद करते हैं बिना बाहरी स्रोत में सीधे पोषक तत्वों की आवश्यकता की। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा संपन्न होती है। ऐसे पौधे जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, स्वपोषी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन से परिवर्तित कर देती है। अब हम कुछ पेड़ पौधे और उनके वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेगालेसिस। बरगद, फाइकस बेगालेसिस। बांस, बम्बूसा एरिडिना फोलिया। कपास का गासिपियम हर्बेशियम। मक्का का जियामेज। आम का मैंगीफेरा इंडिका। चंदन सेटलम एल्बम। तंबाकू निकोटियन पेम। तुलसी का ओसियम सेक्टेस। हल्दी का करकुमा लोंगा। गेहूं का ट्रिटिकम एक्सटिवम। पीपल का फाइकस रिलीजियोसा। सागौन का टेक्टोना ग्रेडिस। साल का शोरिया रोबस्टा। नीम का एजारिडा इंडिका। अफीम का लेक्रा माइमा। पलाश का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। चना का सीसीर एरियोटिनम। अश्वगंधा का विथेनियम सिमनीफेरा। सोयाबीन का ग्लासिन सेमेक्स। तेंदुपत्ता का डायो स्पायरोस मेलानामिक्सलॉन। आंवला का फिलेथम एम्बेलिका। महुआ का मधु का लोंगोफिया। खेर का सेनेगलिया कटेचू। तो ये तो मैंने अभी फटाफट पढ़ा दिया आपको, लेकिन कल वापस से इसका अपन रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम डबल से सबका करेंगे, एक बार सब पे नज़र डालेंगे जो जो पढ़ रहे हम। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये आपको मैं कल 5 नाम याद करके आना है आपको, जो मैं आपको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे उनके आंसर कौन कौन से। एक तो मक्का, जो IMP उनको मैं बता दूँ, तुलसी, और उसके बाद गेहूँ, अफीम, उसके बाद सोयाबीन। ये हो गए 5। इन 5 के वैज्ञानिक नाम याद करना है और आपको कमेंट में डालना है। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और जो भी मैं बता रही हूँ
प्लीज़ आप ध्यान से उसको सुनते रहिए। और उसके बाद जो भी IMP लगेगा वो मैं आपको नोट करवा दूँगी। और आपको है ना अलग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो आप इसी से आप अपना EVS कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डीप से पूरी बुक का अध्ययन कराऊंगी और जो जो लगेगा उसको मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगी। और अब हम MCQ की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें।